नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या सत्यपाल मलिक के सत्य से मोदी और शाह घबराने लगे? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक ने जब से मोदी के बारे में सच बोला है, सत्य बोला है, CBI उनकी घेराबंदी कर रही है और आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने उनको दिन भर उलझाए रखा। उनको एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं करने दिया। वो थाने पर बैठे रहे और उनके साथ जो मेहमान थे उनके साथ भी बदसलूकी की ऐसे आरोप लगे। और मुझे लगता है हैरानी नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी की तरह सत्यपाल मलिक जो लगातार सच बोल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं मोदी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, उन्हें भी जेल का रास्ता दिखाया जाए। और ये बात सत्यपाल मलिक खुद कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। अब सत्यपाल मलिक खुद कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है, उनके साथ बदसलूकी हो सकती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो मान रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है, वो सत्यपाल का मामला हो या फिर राहुल गांधी का मामला हो, इन दोनों नेताओं ने मोदी के दो गहरे दोस्तों को टारगेट किया। राहुल गांधी ने गौतम अडानी को और सत्यपाल मलिक ने अनिल अंबानी को। जी हाँ, छोटे अंबानी, अनिल अंबानी को। और ये दोनों वो लोग थे जिनको मोदी ने 2014 के बाद बढ़ाने की कोशिश की। अनिल अंबानी आपको याद आ रहे होंगे, राफेल को लेकर यही वो साहब थे जिनके लिए हिंदुस्तान में बहुत कुछ किया जा रहा था। ये अलग बात है कि मोदी जी को ये मिल गया रंजन गोगोई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब, और उन्होंने क्लीन चिट दी राफेल में, वरना अनिल अंबानी मोदी को ले डूबे थे। लेकिन रंजन गोगोई ने बचा लिया, बदले में इनको राज्यसभा मोदी जी ने पहुंचा दिया। और अब बात गौतम अडानी की, जहां आप देख रहे हैं कि जब से गौतम अडानी पर सच बोला है संसद में, राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रह पाए। और गुजरात की अदालतों में जो कुछ हुआ, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में राहुल गांधी को वो सजा दी गई जो 163 साल में नहीं दी गई। मानहानि में 2 साल की सजा। और कुछ ऐसा ही हाल अब सत्यपाल मलिक का हो रहा है। अब दोस्तों, सत्यपाल मलिक की परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब रिलायंस की तरफ से एक RSS के एक नेता आए थे, उन्होंने उनको 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपीस ऑफर किया रिश्वत के तौर पे कि आपको मिल सकते हैं अगर आप 2 फाइल क्लियर कर दीजिए। एक फाइल अनिल अंबानी के इंश्योरेंस कंपनी की थी और दूसरी फाइल भी एक इंश्योरेंस कंपनी की थी जो उनसे शायद जुड़ी हुई थी। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और ये जो कंपनी है ये रिलायंस कैपिटल में आती। पेरेंट कंपनी रिलायंस कैपिटल है और रिलायंस कैपिटल अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, जिसके चेयरमैन उस वक्त और आज भी अनिल अंबानी थे। और जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं 5 जोड़ी कपड़ों के साथ राजभवन में आऊँ, 5 जोड़ी कपड़ों के साथ ही यहाँ से जाऊँगा, जब उन्होंने ठुकराया, मोदी जी को बताया, मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज इस सच को लेके सत्यपाल मलिक की ही घेराबंदी हो रही है। लेकिन अजीब एक नेचुरल जस्टिस देखिए, नियति देखिए कि वो कंपनी जो 150 करोड़ से 300 करोड़ का ऑफर दे रही थी, 26 अप्रैल को उसी रिलायंस कैपिटल की बोली लगने जा रही है। अब दोस्तों, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि मोदी जी के जो दोनों जिगरी दोस्त रहे, बहुत करीबी रहे, जिनके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया, एक के लिए राफेल जैसी चीज़ करी तो दूसरों के लिए तमाम ठेके दिलाए, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, और यहाँ तक कि बांग्लादेश, श्रीलंका में भी उनके बिजनेस नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की गई। बैंक से लोन देने के लिए भी बहुत सी सिफारिशें हुई। लेकिन इत्तेफाक जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, या दुर्भाग्य कहूँ, बदकिस्मती कहूँ, कि जिन दौलत के चिरागों को रोशन करने की कोशिश की गई, वही चिराग बुझने लगे। मिसाल के तौर पर रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसने एक समय में रिश्वत देने की कोशिश की थी, जो सत्यपाल मलिक कहना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब उसकी बोली लगने जा रही है। नीलामी के कगार पर रिलायंस कैपिटल है। और दूसरी तरफ अडानी साहब के शेयर मार्केट में क्या हाल है ये आपको पता ही। लेकिन इससे भी बड़ी बात,
अंबानी और अडानी से भी जो बड़ी बात है, इम्पॉर्टेंट बात है देश की सुरक्षा के लिए, वो है पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक का खुलासा। और ये एक ऐसा खुलासा है जिसने मोदी के गवर्नेंस पे ही अब तक का सबसे बड़ा सवाल लगा दिया। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। अब दोस्तों, जिस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर सत्यपाल मलिक की घेराबंदी कर रही है, कभी सीबीआई, कभी पुलिस, कभी और कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो तो कहिए कि वो उनके पास दौलत नहीं। अगर अकूत दौलत होती तो इस वक्त सत्यपाल मलिक के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स के छापे चल रहे होते, यकीन मानिए। लेकिन जो घेराबंदी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलवामा पर खुलासा करके एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे, सरकार की साख पर, सरकार के गवर्नेंस पर उन्होंने लगा दिया। और खासकर जो सिक्योरिटी पॉलिसी है कि इतना बड़ा सच छुपाया गया। और ये सच इसलिए बड़ा होता जा रहा है पुलवामा का, क्योंकि सिर्फ सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगा था दिल्ली से, दिल्ली ने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, और फिर वो जो कन्वॉय था जवानों का, उनको बाई रोड ले जाया गया। और क्योंकि वो जो सड़क थी वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर बहुत करीब था, इसलिए हमला होने की आशंका थी, और वो हादसा हो गया जिसमें 40 जवान मारे गए। अब सत्यपाल मलिक की इस बात को आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी, एक बहुत बड़ा कद भारतीय सेना में, उन्होंने भी कहा है कि सत्यपाल मलिक सत्य ही बोल रहे हैं। किसी भी सूरत में इतने बड़े कन्वॉय को, जिसमें 78 से ज़्यादा ट्रक हों, गाड़ियाँ हों और 2500 जवान हों, जिस कन्वॉय में, इसको बाई रोड नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का जो सरहद है बहुत करीब थी, हमला हो सकता था। ये अब आर्मी में, सीआरपीएफ में बातें हो रही हैं, जिससे बेचैनी मोदी जी और शाह साहब की बन रही है। जवाब देते नहीं बन रहा है कि अब पुलवामा पे क्या होगा, और इलेक्शन एक बार फिर से बेहद करीब है। इसलिए ये घेराबंदी सत्यपाल मलिक की तेज़ हो गई है। सत्यपाल मलिक और उनके करीब या उनके जो सपोर्टर हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। वो मैं बताने जा रहा हूँ कि उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब दोस्तों, 2-3 चीज़ सत्यपाल मलिक के बारे में समझनी बहुत ज़रूरी। एक तो वो निहायत ईमानदार हैं, इंटीग्रिटी है, इसीलिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ठुकरा दी थी। इसीलिए उनका, जब वो गोवा के गवर्नर थे तो गोवा के मुख्यमंत्री से भी उनका कहीं ना कहीं मतभेद हो गया था, क्योंकि वहाँ भी करप्शन हो रहा था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मोदी जी से की और मोदी जी ने वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की बात रही। एक निष्कलंक उनका एक पॉलिटिकल कैरियर अब तक कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो एक किसानों के भी नेता हैं, जाटों के भी, जाट कम्युनिटी के भी एक बड़े नेता हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। तो जब वो मुश्किल में फंसे, उनकी घेराबंदी शुरू हुई, उन पर दबाव आने लगा, उनको ट्रोल किया जाने लगा, तो जाट और खाप कम्युनिटी वो उनसे मिलने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो उनको मिलना चाहती थी, सपोर्ट देना चाहती थी। और मोदी और शाह साहब को यही घबराहट थी कि कहीं फिर एक नया आंदोलन दिल्ली में शुरू ना हो जाए। वही ट्रैक्टर, वही किसान, वही जाट नेता फिर से दिल्ली में घेराबंदी शुरू न कर दें, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है 2024 का। और इसलिए आज जब एक बहुत ही फॉर्मल मीटिंग थी, दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, मेरे घर से थोड़ी दूर पर रहते हैं सत्यपाल मलिक, और वहीं पर एक छोटा सा फंक्शन था जहां मुश्किल से 30-40 लोग आए थे। उनके लिए उनके पास घर में जगह नहीं थी, तो पार्क में उन्होंने व्यवस्था करी थी, दरी बिछा दी थी, एक टेंट लगा दिया था और खाने की व्यवस्था कर दी थी। और उसी वक्त दिल्ली पुलिस आधम की ऊपर से निर्देश किया, ऐसा बताया जाता है, और ये कहा गया कि आप पहले परमिशन दिखाइए। अब क्योंकि 30 आदमी की एक सभा थी, कोई जुलूस तो था नहीं, कोई पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं था, और जब उनके पास वो परमिशन नहीं थी, क्योंकि उन फॉर्मल अपने पार्क में कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने ज़बरदस्ती टेंट हटाना शुरू कर दी, और वहीं से कन्फ्रंट्रेशन हुआ, किसान नेता नाराज़ होने लगे, और फिर आपने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा सीन आर.के. पुरम थाने में शिफ्ट हो जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के। अब दोस्तों, सत्यपाल मलिक कोई अंडर सेक्रेटरी नहीं थे, कोई वो क्लर्क नहीं थे मोदी सरकार में, या कोई विधायक नहीं थे, वो गवर्नर थे, और एक ऐसे राज्य के गवर्नर थे जहां उनके पास फुल फ्लेजेड पावर्स थी। और एक राज्य के नहीं, कई राज्यों के गवर्नर थे वो। गोवा के भी थे, मेघालय के भी थे, बिहार के भी हुए, और जम्मू कश्मीर के भी।
और जम्मू कश्मीर के गवर्नर जब वो थे तब वहाँ गवर्नर रूल था, और तब गवर्नर जो पॉलिटिकल हेड था उस वक्त स्टेट का, अगर वो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक करप्शन को लेके, सिक्योरिटी को लेके इतने गंभीर सवाल उठा रहा है, तो इसकी क्या जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच के बदले अगर जो संदेशवाहक है, जो मैसेंजर है, जो बता रहा है, अगर उसी का आप गला पकड़ लें, उसी पर सीबीआई से आप उसको डराने लग जाएं, पुलिस से डराने लग जाएं, तो सोचिए कि सत्यपाल मलिक जैसे क्या कोई फिर दूसरा हो पाएगा। राहुल गांधी का जो हाल हुआ वो आपने देखा कि लोकसभा की सदस्यता चली गई, उनका मकान खाली कराने का नोटिस आ गया, जहां से वो वायनाड से वो चुन कर आए हैं वहां पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उनको कोई राहत कम से कम गुजरात में तो नहीं मिली अभी तक, और हो सकता है वो जेल चले जाएं, और अगला जो जेल जाने वाला शख्स हो वो ये हो। अब इनका कसूर क्या है? कसूर ये है कि अडानी को अडानी कह दिया, यानी चोर को चोर कहा संसद में, तो आवाज़ बंद करा दी गई राहुल गांधी की। और रिलायंस को लेकर, अनिल अंबानी को लेकर गंभीर रिश्वत के आरोप लगा दिए सत्यपाल मलिक ने कैमरे पर, जो वायरल हो गया। इन दोनों का कसूर सिर्फ ये है कि इन्होंने इस देश में जो लूटने वाले लोग थे, जो बैंक को लूट रहे थे, उन लोगों पर खुलासा किया, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ऐसी आवाज़ को अगर गोदी मीडिया दबा रही है, अगर गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रही, ना राहुल का सच सामने लाती है, ना सत्यपाल मलिक का सच सामने लाती है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में एक फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि इस वीडियो को जो गोदी मीडिया कभी चलाएगी नहीं, दिखाएगी नहीं, इसको कोशिश करिए शेयर करने की, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सत्यपाल मलिक जैसे आदमी की आज ज़रूरत है। सच तो यह है कि आज सत्यपाल मलिक की भी देश को ज़रूरत है, आज राहुल गांधी को भी देश की ज़रूरत है, आज नीतीश कुमार जैसे लोग जो लड़ रहे हैं मोदी से, उनको भी देश की ज़रूरत है, वो चाहे उद्धव ठाकरे हों या फिर वो ये साहब हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। ये लोग जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको कम से कम इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो। तो मुझे लगता है कि कम से कम सच की रोशनी जो सत्यपाल मलिक की ज़ुबान से निकली है, राहुल गांधी की ज़ुबान से निकली है, या चंद्रचूड़ जो कोशिश कर रहे हैं, वो कम से कम आज के अंधेरे को दूर कर सके, और एक किरण काफ़ी है। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रिया वो मुझे मिलती रहे, आइडियाज़ मिलते रहे, मैं कोशिश करूँगा उस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। और आपका हौसला भी बहुत कहीं ना कहीं मेरे लिए बोलने के लिए, हिम्मत करने के लिए बहुत काम आता है। आपके हौसले की मुझे ज़रूरत है, और वही हौसलों के आधार पे मैं हिम्मत करता हूँ। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।